हेलो एवरीवन, मेरा नाम कंचन है। इस वर्ष यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा में मेरा ऑल इंडिया रैंक 35 आया है। मैं सिरसा की रहने वाली हूँ। वहाँ से मैंने अपनी जो शुरू की शिक्षा है मैंने वहाँ से ही करी थी। उसके बाद मैं अपनी उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पे चंडीगढ़ आ गई थी। उसके +2 के बाद मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो लॉ में करी है नेशनल यूनिवर्सिटी से। मैं 2018 की ही ग्रेजुएट हूँ, पास आउट हूँ, और 2018 में ही मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था यूपीएससी सिविल परीक्षा में। तो उसमें मेरा फाइनल लिस्ट में तो नाम नहीं आया था। मेरे मार्क्स 980 थे और कट ऑफ 982 थी, लेकिन रिज़र्व लिस्ट में मेरा नाम बाद में इंडियन रेलवेज़ पर्सनल सर्विस में आ गया था। तो इस वक्त करंटली मैं इंडियन रेलवेज़ पर्सनल सर्विस में ऑलरेडी एम्प्लॉयड हूँ। लेकिन क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं आईएएस में अपना चयन होना चाहती थी, इसलिए मैंने 2019 में एक बार फिर से परीक्षा लिखी और इस वर्ष मुझे 35वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो आज मैं डीकेटी के माध्यम से अपनी जो मेंस की स्ट्रैटेजी है वो डिस्कस करूँगी। तो शुरू करते हैं। प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रैटेजी मैं इकट्ठे इस वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले जो मेरा कहना है कि आप प्रीलिम्स और मेंस को अलग अलग मत देखिए। ऑल्दो जो यूपीएससी की परीक्षा है उसके 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। लेकिन अच्छा ये होगा कि अगर आप प्रीलिम्स और मेंस को एक इंटीग्रेटेड वे में पढ़िए, ना कि प्रीलिम्स की तैयारी अलग से और मेंस की तैयारी अलग से। तो इसका मतलब ये है कि जब आप सिलेबस देख रहे हैं तो अगर आप मेंस का सिलेबस देखेंगे जिसमें 4 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 3 एंड 4। तो 4 एथिक्स आप एक बार अलग रख सकते हैं उसको। जीएस पेपर 1, 2 और 3 का सिलेबस अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मोर और लेस आपका प्रीलिम्स का सिलेबस भी उसमें कवर हो जाएगा। तो जो मैंने इसकी परीक्षा की तैयारी इस तरीके से शुरू करी थी कि सबसे पहले मैंने मेंस का जो पेपर 1, 2 और 3 है उसके सिलेबस को एक बार ध्यान से पढ़िए, समझिए कि यूपीएससी क्या क्या आपसे टॉपिक्स हैं, इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसको सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप सिलेबस को ध्यान से पढ़िए और उसको थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए। वो इसलिए है क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं जो कि करंट अफेयर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको अपने सिलेबस से रिलेटेड ही पढ़ना है। अगर आपको अपने सिलेबस के टॉपिक्स याद होंगे तो आप ये समझ सकते हैं पढ़ते हुए, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, कि आपको कौन से न्यूज़ आपके लिए रेलेवेंट है और कौन सी न्यूज़ रेलेवेंट नहीं है। तो इसलिए फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। तो जैसे अब अगर आप जीएस प्रीलिम्स और मेंस की ऐसे इंटीग्रेटेड वे में स्टडी कर रहे हैं और आप पहले 3 पेपर्स का सिलेबस अपना लेके चल रहे हैं, तो इस तरीके से हम अपने सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, विच इज़ करंट एंड स्टैटिक। सो करंट पोर्शन में आता है कि जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं, कोई भी नई स्कीम आ रही है, कुछ भी इश्यूज़ चल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, एनवायरनमेंट रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड जो आपके सिलेबस में है वो आपके करंट अफेयर्स बनते हैं। और स्टैटिक पोर्शन है जैसे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह। तो सबसे पहले करंट के इश्यूज़ पे हम डिस्कस करते हैं। आप करंट अफेयर्स किसी भी न्यूज़पेपर से कवर कर सकते हैं। यूजुअली जो लोग हैं वो द हिंदू न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं। मैंने भी द हिंदू करा था। उसके साथ अगर आप कंटिन्यू कर सकते हैं तो आप इंडियन एक्सप्रेस का ओपिनियन और एक्सप्लेन पेजेस भी पढ़ सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो ये अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको ये करना ही करना है। अगर आप इसके साथ द हिंदू के साथ इसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो आई थिंक इट वुड बी वेरी गुड। उसके साथ अगर आपको लगता है कि आपको चाहिए तो आप किसी डेली वेबसाइट जिसमें के साथ भी कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो डेली न्यूज़पेपर की समरी प्रोवाइड करती हैं, तो उस पर भी आप जाके एक तरीके से देख सकते हैं कि आपने सारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ कवर करी है या नहीं करी है, और अगर कुछ एक आधे न्यूज़ रह गई है, आपसे मिस आउट हो गई है, तो वो आपकी वेबसाइट के थ्रू कवर हो सकती है। बट सोली मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे कि आप वेबसाइट पे उसको सोली रिलाई मत कीजिए। न्यूज़पेपर आपने पढ़ना ही पढ़ना है, वेबसाइट आपको एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट करेगी आपका न्यूज़पेपर। उसके अलावा मैंने मंथली मैगज़ीन भी मैं फॉलो करती थी। किसी भी आप इंस्टीट्यूट की ले सकते हैं, मैं विजन की मंथली मैगज़ीन फॉलो करती थी। और एंड में प्रीलिम से पहले एक ईयर लॉन्ग कंपाइलेशंस आती हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की, आप किसी की भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने पीटी 365 फॉलो करी थी। तो बेसिकली आपका हर रोज़ का न्यूज़पेपर, मंथली मैगज़ीन्स
और प्रीलिम से पहले ईयर लॉन्ग कंपाइलेशंस। तो ये सब कुछ आपका करंट पोर्शन, करंट अफेयर्स का होता है, जो आप इस तरीके से कवर कर सकते हैं। अब आते हैं स्टैटिक की तरफ, जो कि मेनली है आपके आप जीएस पेपर 1, 2 और 3 देखेंगे तो आपके टॉपिक्स आते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट। ऐसे आपको मेन जो ये टॉपिक्स हैं वो ये हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी अपनी एक बार रिसोर्स लिस्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले हिस्ट्री के लिए मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम फॉलो करी थी, और आप जो एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री है उसके लिए मैंने एनसीईआरटीज़ फॉलो करी थी, ओल्ड एनसीईआरटीज़। उसके अलावा जो आर्ट एंड कल्चर है वो भी एनसीईआरटी की ही एक बुक आती है, आई थिंक +1 क्लास की है आर्ट एंड कल्चर, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने नितिन सिंघानिया भी फॉलो करी थी, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर एक बहुत ही ज़्यादा वाइड एरिया है, और अगर आप यूपीएससी के पेपर्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ही डाइवर्स एरियाज़ मतलब से आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप उन सब क्वेश्चंस को कवर तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये मत सोचिए कि एक क्वेश्चन मेरा रह गया है जो मैं यूपीएससी का नहीं कर पा रहा, तो वो जिस बुक में मिल रहा है मैं उस बुक को भी कवर करूँगा। ऐसे अगर आप करेंगे तो आपका सारा टाइम आर्ट एंड कल्चर पे ही चला जाएगा। इसलिए अपने रिसोर्सेज को थोड़ा लिमिटेड रखिए। एनसीईआरटी बुक्स, नितिन सिंघानिया, और जो भी आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड इश्यूज़ न्यूज़पेपर में आ रहे हैं वो भी ज़रूर कीजिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से बता देती हूँ कि बहुत बार आते हैं कि इस एक्सकवेशन साइट पे कुछ नई फाइंडिंग्स मिली हैं। जैसे अभी रिसेंटली पास्ट में एक लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति मिली थी, तो उस साइट का किस पीरियड पे वो मिली है, उस पीरियड से अगर रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं तो ये सब कुछ आपको कवर करना चाहिए। ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटीज़ करी थी, +1 एंड +2 की एनसीईआरटीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हैं तो आपको बहुत हेल्प करेंगी। उसके अलावा आप जीसी लियोंग भी यूज़ कर सकते हैं एनसीईआरटीज़ को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत ही यूज़ करी थी, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। पॉलिटी में कुछ टॉपिक्स हैं जैसे ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस वगैरह, जो आपको किसी एक बुक में नहीं मिलेगा, जिसके लिए आपको अपने खुद से अलग से नोट्स बनाने पड़ेंगे। वो आप इंटरनेट से देख सकते हैं या करंट अफेयर्स के जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं। एनवायरनमेंट का मैंने शंकर आईएएस का बुक यूज़ करा था, और साथ में शंकर आईएएस के साथ साथ जो भी करंट इश्यूज़ में एनवायरनमेंट के टॉपिक्स आ रहे हैं वो भी आपको ज़रूर करने हैं। अगर आप देखेंगे यूपीएससी के पास्ट ईयर पेपर्स, जब से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स पेपर कंबाइन हुए हैं, तब से जो एनवायरनमेंट का वेटेज है वो थोड़ा बढ़ गया है यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो एनवायरनमेंट आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है जो आपको करना है, तो वो आप एक शंकर आईएएस से कर सकते हैं। सारी बुक रेलेवेंट नहीं है, कुछ कुछ टॉपिक्स आप उसमें से छोड़ सकते हैं, बाकी उसके में से अपने बेसिक्स कवर करना, कन्वेंशंस वगैरह सब कुछ कवर कर सकते हैं, प्लस जो भी करंट इश्यूज़ में एनवायरनमेंट के टॉपिक्स आ रहे हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स आप बेसिक एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने रमेश सिंह भी फॉलो करी थी बेसिक्स को समझने के लिए। बट अगर आप देखेंगे तो जो इकोनॉमिक्स है वो ज़्यादा डायनेमिक पार्ट से आता है यूपीएससी के पेपर्स में। तो जब आपके एक बार बेसिक्स कवर हो जाएं एनसीईआरटी या रमेश सिंह से, तब आप अपने करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं इकॉनमी में गवर्नमेंट के द्वारा या आरबीआई के द्वारा, कि इकॉनमी की जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा हो, या जो भी गवर्नमेंट या आरबीआई या अलग इश्यूज़ चल रहे हैं इकॉनमी में वो ज़्यादातर आपके करंट इशू से ज़्यादा होंगे रादर दैन बेसिक से। तो ये मेरी ब्रॉड रिसोर्स लिस्ट थी। इसके साथ मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि अपने जो आप रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड रखिए। ये नहीं कि आप एक ही चीज़ को मल्टीपल सोर्सेज से कर रहे हैं, रादर दैन मल्टीपल सोर्सेज। आई थिंक मल्टीपल रिविजन्स इज़ द की। आप एक या दो सोर्सेज रखिए किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन उसको मल्टीपल रिविजन्स दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बुक्स फॉलो कर रहे हैं किसी एक सब्जेक्ट के लिए, तो आपके लिए रिवीजन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एंड आई थिंक रिवीजन इज़ द की फॉर दिस एग्ज़ाम। सो उसके आगे जैसे आपका एक हो गया करंट पार्ट, एक हो गया स्टैटिक, बट इनको आप बिल्कुल भी ऐसे अलग कंपार्टमेंट टाइप नहीं देख सकते हैं, ये दोनों इंटीग्रेटेड हैं।
तो इनकी इंटीग्रेटेड स्टडी कैसे होगी। आपको एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए बताती हूँ। जैसे रिसेंटली डिस्क्वालिफ़िकेशन का जो इशू है वो काफ़ी न्यूज़ में था, तो ये आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि डिस्क्वालिफ़िकेशन का इशू चल रहा है, लेकिन आपको जो इस पेपर के लिए पढ़ना है वो सिर्फ ये नहीं है कि किस स्टेट में ये डिस्क्वालिफ़िकेशन का इशू चल रहा था, क्योंकि डिस्क्वालिफ़िकेशन आपके सिलेबस में भी एक इशू है, आपका सिलेबस का पार्ट है। तो इसलिए काफ़ी ज़रूरी बन जाता है कि आपका जो करंट अफेयर्स का ऐसा टॉपिक है वो आप स्टैटिक में भी अच्छे से कवर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी डिस्क्वालिफ़िकेशन के इशू पे हम देखते हैं, तो जो भी आपको न्यूज़पेपर से पता चल रहा है कि उस इशू में क्या था, उसके अलावा आपका स्टैटिक के थ्रू ये पार्ट भी कवर होना चाहिए कि डिस्क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसके कौन से आर्टिकल्स हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के किन आर्टिकल्स में डिस्क्वालिफ़िकेशन की प्रोविजंस हैं, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के उस पर केसेस हैं तो वो कौन से हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, स्पीकर का इसमें क्या रोल होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इस तरीके से आपको अपने करंट और स्टैटिक पार्ट को इंटीग्रेट करके पढ़ना है। अब इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगी कि अगर कोई इशू काफ़ी देर तक न्यूज़ में कवर हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि वो मेंस में भी आए। अगर एक दो दिन के लिए कुछ इशू कवर हो रहा है तो वो थोड़ा सिंपल है, लेकिन अगर कोई इशू लॉन्ग टाइम के लिए चल रहा है तो वो आपके लिए वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कवर करने के लिए, क्योंकि हो सकता है जो भी वो न्यूज़ आ रही है उससे जो इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं हमारे लिए एज अ पॉलिटी और एज एन फॉर आवर इकॉनमी एट्सेट्रा, तो उससे जो हमारे लिए चैलेंजेस वगैरह क्रिएट हो रहे हैं या जिस तरीके से हमने उसको रिजॉल्व करा है, तो हो सकता है उससे रिलेटेड आपको मेंस में कोई क्वेश्चन आए कि क्या हमें वो उस तरीके से करना चाहिए था, और वॉज देयर अ बेटर वे टू रिजॉल्व दैट क्राइसिस। वो किसी भी क्षेत्र से हो सकता है, मे बी एनवायरनमेंट, इकॉनमी, एनीथिंग। तो इस तरीके से आप जब करंट और अपनी स्टैटिक के पार्ट को इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे तब आप अपने इंटरलिंकेजेस बना सकते हैं मेंस में भी, GS 1, 2 और 3 में, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट पार्ट है नोट्स का। तो ये भी एक बहुत इशू है जो मुझसे काफ़ी जनों ने पूछा था कि नोट्स कैसे बनाने हैं। तो इस पे मैं कहना चाहूँगी कि ये आप पे खुद पे डिपेंड करता है वेदर यू आर कंफर्टेबल विद मेकिंग नोट्स और विदाउट मेकिंग नोट्स। तो कुछ लोग प्रॉपरली नोट्स बनाते हैं हर चीज़ का जो पढ़ रहे हैं। अगर आपको नोट्स बना के पढ़ना पसंद है तो आप प्लीज़ ज़रूर नोट्स बनाइए, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि आपके नोट्स बहुत ज़्यादा लेंथी मत हों। अगर आप बिल्कुल बुक्स में से जो आप पढ़ रहे हैं उतने ही ज़्यादा लेंथी नोट्स बना रहे हैं तो उस नोट्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा रिवीजन के वक्त। तो अपने नोट्स शॉर्ट रखिए, सिंपल रखिए और इस तरीके से बनाइए कि उस छोटे से नोट्स को पढ़ के भी आपको अपना सारा बुक का कॉन्टेक्स्ट याद आ जाए। अगर आपको लगता है कि आप नोट्स नहीं बना सकते, आप बिना नोट्स के ज़्यादा अच्छे से कवर कर पाते हैं, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। मैं खुद ज़्यादा नोट्स नहीं बना पाती, मैं बुक से ही पढ़ना पसंद करती हूँ। तो अगर आप ऐसे इस कैटेगरी के हैं तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अपनी बुक में ही साइड में छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं, स्टिकी नोट्स यूज़ कर सकते हैं, या अंडरलाइन या हाईलाइट करते वक्त डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप जो भी आप पर्टिकुलर कलर यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको एरियाज़ कवर करने हैं। अगर आपके पास कम टाइम है तो जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें से सिर्फ वही कवर करने हैं। तो जैसे मैं भी अलग अलग कलर्स यूज़ करके 2-3 यूज़ करके अंडरलाइन करती थी, जिससे मैं ये मार्क कर सकूं कि अगर मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंगली चीज़ों को कवर कर सकूं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड मॉक क्वेश्चंस। सो मैं कहूँगी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स इंपॉर्टेंट हैं। आप एटलीस्ट पिछले 3-4 साल, एटलीस्ट जब से यूपीएससी का सिलेबस बदला है तब से लेके आज तक की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो ज़रूर एक बार देखिए। थोड़ा सा उसको देख के समझने की कोशिश कीजिए कि किस एरिया से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है यूपीएससी। तो उससे आपको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंड होगा कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। उसके बाद आते हैं मॉक। तो जो मॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैं कहूँगी, बिकॉज़ पढ़ना एक बात है लेकिन उसके बाद उसको टेस्ट करना
आपके मॉक्स उसमें हेल्प करेंगे। हम सब पढ़ते हैं, ठीक है, यूपीएससी की तैयारी के लिए जो भी तैयारी कर रहा है बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उस पढ़ाई को हम कितना इंटरनलाइज कर पा रहे हैं, हम कितना उसको रिटेन कर पा रहे हैं, ये हमें हमारे मॉक्स से पता चलेगा। तो आप कोई भी सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं मॉक्स के लिए। मॉक्स का फ़ायदा ये है कि एक तो आपको उसमें से नए क्वेश्चंस मिलते हैं, है ना। जैसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आप में, या एरियाज़ हो सकते हैं जो आपने न्यूज़पेपर पढ़ते हुए या स्टैटिक पढ़ते हुए आप कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो मॉक्स के ज़रिए आप वो नए क्वेश्चंस और उसके जब आप सॉल्यूशंस पढ़ते हैं तो वो चीज़ें कवर हो जाती हैं। सेकंड जो मॉक्स बहुत हेल्प करता है वो इसमें करता है कि आप उससे ये एनालाइज़ कर सकते हैं कि आपको एक्चुअल एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो आप जैसे ये देखेंगे कि यूपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो इसका मतलब है कि आप सारे क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे वहाँ पे, क्योंकि अगर आप सारे करोगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप पहले से ही अपने एक्चुअल एग्ज़ाम से पहले ये समझ लें, जान लें कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिससे आपका स्कोर मैक्सिमम हो सके। तो ये आप कब पता लगाएंगे, ये आप मॉक्स के थ्रू पता लगाएंगे कि ओवर द टाइम आप डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस ट्राई कीजिए कि किस सेट में आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। जिस सेट में आपको लगता है कि आप कंफर्टेबली इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपका एक कंफर्टेबल स्कोर आ रहा है कट ऑफ से ऊपर, आई थिंक फिर आप उस सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ जा सकते हैं। जैसे मैंने सुना है कि कई कैंडिडेट्स 80 और 90 अबव क्वेश्चंस भी मार्क करके आते हैं। तो उनका ये ऐसे नहीं कि आप किसी भी टॉपर का सुन के ये मत सोचिए कि उस टॉपर ने 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे या उस टॉपर ने 75 या 80 करे थे तो मैं भी इतने ही करके आऊँगा। हर जो कैंडिडेट है जो आपको ये ऐसी वीडियो दे रहा है, उसने पहले मॉक्स के थ्रू ये अपने आप का समझा है कि वो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे कि उसके मैक्सिमम स्कोर आ सके। तो कुछ लोग 90 प्लस भी अटेम्प्ट करके आते हैं। मुझे अपने मॉक्स से पता चला वो ये है कि अगर मैं 75 टू 77 और 78 मतलब इस रेंज में अगर मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती हूँ तो मेरा मैक्सिमम स्कोर तब आता है। अगर मैं इसे ज़्यादा करने की कोशिश करती हूँ तो मेरी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाती थी। मैंने अपने प्रीलिम्स में ये पाया, इसलिए मुझे लगा कि ये थोड़ा सेफ़र साइड नहीं है 80 अबव क्वेश्चन करना। अगर मैं कम कर रही हूँ, थोड़ा रिस्क था उसमें, कम कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता था कि इसमें मेरे मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो आप इस तरीके से आप घबराइए मत जब आप मॉक्स कर रहे हैं कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं या ऐसे डीमोरलाइज मत होइए। मॉक्स आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ये समझने के लिए है कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और उसको सुधारने के लिए, ताकि आप एक्चुअल एग्ज़ाम में वो मिस्टेक्स नहीं करें। तो इस तरीके से जो ये दो चीज़ें हैं ये आपको मॉक्स से ज़रूर करनी चाहिए। थर्डली, जब आप मॉक्स करते हैं तो आपके जो एक सिटिंग कैपेसिटी है 2 घंटे लगातार बैठने की और एक प्रेशर एनवायरनमेंट में एग्ज़ाम को सॉल्व करने की जो आपको एक प्रैक्टिस चाहिए वो आपको मॉक्स देता है। अगर आप बिल्कुल ही बिना प्रैक्टिस के एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो मे बी आप उतने अच्छे से अपना पेपर नहीं कर पाएंगे, उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे इवन दो आपने बहुत अच्छी उसके लिए प्रिपरेशन करी हो। तो मॉक्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंगली, और आपको जितने ज़्यादा आप मॉक्स कर सकते हैं उसकी आप प्रिपरेशन ज़रूर कीजिएगा। तो उसके बाद तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड स्टडी करेंगे आप, तो ये आप पेपर के लास्ट तक नहीं ऐसा कंटिन्यू कर सकते। प्रीलिम से 2-3 महीने पहले आई वुड सजेस्ट कि आप प्रीलिम स्पेसिफिक तैयारी पे मोड पे चले जाएं। तो फिर उसके बाद आप अपने मेंस के टॉपिक्स को और मेंस ओरिएंटेड अप्रोच को एक बार साइड पे रख सकते हैं और फिर थोड़ा फोकस कीजिए सिर्फ प्रीलिम स्पेसिफिक प्रिपरेशन पे। प्रीलिम स्पेसिफिक प्रिपरेशन क्या है? सो प्रीलिम स्पेसिफिक प्रिपरेशन है कि आपने जो भी पढ़ा अपने NCERT से या स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से, या जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं, उन सब की मल्टीपल रिविजन्स,
जितनी रिविजन्स आप कर सकते हैं 3 या 4 बार, आई थिंक इतनी मिनिमम तो होनी ही चाहिए। तो वो रिविजन्स प्लस मॉक्स, और मॉक्स की भी एनालिसिस एंड उसका रिवीजन। तो दिस इज़ फॉर मी द प्रीलिम स्पेसिफिक प्रिपरेशन। जब आप कम्प्लीटली प्रीलिम्स पे फोकस कर रहे हैं, फैक्ट्स को लर्न करना है, वो याद कर रहे हैं, कौन सी स्कीम किस मिनिस्ट्री की है, कुछ कन्वेंशन है वो कहाँ पे कब आई, कोई मीटिंग कहाँ पे हुई, ये सब कुछ रिवीजन एंड मॉक्स कंटिन्यूसली, ये आपकी प्रीलिम स्पेसिफिक प्रिपरेशन है जो आपको एटलीस्ट 2-3 महीने पहले प्रीलिम से स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसके अलावा प्रीलिम्स का जो एक पार्ट है वो है सीसैट। सीसैट एक क्वालिफाइंग पेपर है, बट मैं कहूँगी कि उसको आप हल्के में मत लीजिए क्योंकि इवन दो ये क्वालिफाइंग पेपर है, बट ऐसे ही आप पढ़ेंगे कि ऐसे कुछ कैंडिडेट्स के साथ हुआ है कि उन्होंने पेपर 1 क्लियर कर लिया बट पेपर 2 क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा बैड केस हो जाता है कि आपका अगर सीसैट की वजह से आपका प्रीलिम्स लिस्ट में नाम नहीं आ रहा। तो इसके लिए सीसैट के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप एक बार थोड़ा सा प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए। अगर आप सीसैट जैसे मैथ्स, इंग्लिश, लॉजिकल, रीजनिंग, ये सब कुछ सीसैट में आता है, अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं तो आप इसकी जो प्रिपरेशन है थोड़ी बाद में भी शुरू कर सकते हैं। तो आप मेरे ख्याल से प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके लिए सफिशेंट होंगे, प्लस जो आपके ईडियम्स हैं और मैथ्स के कुछ फॉर्मूलेज वगैरह हैं उसका रिवीजन लास्ट के दिनों में सफिशेंट होगा। बट अगर आपको लगता है कि आपको इसमें थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है, वो कोई भी पार्ट हो सकता है जैसे मैथ्स, लॉजिकल, रीजनिंग, कुछ भी, तो मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा पहले उससे स्टार्ट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ आप थोड़े से मॉक्स भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जब आपको लगे कि आप जो मिनिमम कट ऑफ है क्वालिफाइंग इस एग्ज़ाम की, उससे आप काफ़ी अच्छे मार्जिन में स्कोर कर रहे हैं, तब आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं कि हाँ मैं सीसैट के लिए भी तैयार हूँ। तो इन ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने जीएस पेपर 1 के साथ साथ सीसैट की भी प्रिपरेशन करिए, उसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ऑल दो क्वालिफाइंग है बट उसके बिना आप ये एग्ज़ाम क्लियर भी, मतलब इस एग्ज़ाम में आपका लिस्ट में नाम भी नहीं आएगा अगर आप क्वालिफाइंग पेपर को नहीं क्लियर कर रहे हैं। तो दोनों की प्रिपरेशन आपके लिए ज़रूरी है, बट ऑब्वियसली टाइम और जो रिसोर्सेज वगैरह आप डिवोट कर रहे हैं उनके लिए वो डिफ़र करेंगे। अब मैं आऊँगी मेंस की अपनी अप्रोच की तरफ। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने इंटीग्रेटेड स्टडी करी थी प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो जो आपका एक मेजर चंक ऑफ पोर्शन है जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी एट्सेट्रा, वो मोर और लेस आपका जो आप स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर रहे हैं दोनों की, उसमें कवर हो जाएगा। लेकिन जब आप एक बार प्रीलिम्स कवर कर लेते हैं, प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद या अगर आपके पास प्रीलिम्स से पहले भी टाइम है, तब जो यूपीएससी के सिलेबस में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे सोसाइटी, फार्मर सब्सिडीज़ एट्सेट्रा, और या फिर जैसे बड़े टॉपिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस, सिक्योरिटी एट्सेट्रा, जो आपको किसी डायरेक्टली बुक में नहीं मिलेगा, वो आपको अलग से करने पड़ेंगे। इसके लिए आप करंट अफेयर्स की मदद लीजिए। जो मेरी स्ट्रैटेजी रही थी वो ये थी कि मैं करंट अफेयर्स में जो भी उससे रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं उसका ध्यान में रखना था, उसको कवर करना है। प्लस वैसे भी आप इंटरनेट पे उन कीवर्ड्स को डालिए, गूगल सर्च कीजिए, और उससे जो भी मटेरियल आ रहा है आप 2-3 जगह डिफरेंट साइट्स पे देखिए, और जब आपको लगे कि आप सफिशिएंटली डिफरेंट एस्पेक्ट्स उसके कवर कर रहे हैं, आपके कवर हो चुके हैं, तब आप समझ सकते हैं कि आपके वो टॉपिक्स मोर और लेस कवर हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपको अपने ये बाकी के टॉपिक्स भी कवर करने हैं, सोसाइटी, सोशलिज़म और जितने भी टॉपिक्स हैं, कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड। और पेपर 3 में तो खासकर ऐसे काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं जो आपको डायरेक्टली किसी बुक में नहीं मिलेगा, जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी आपको अलग से अपने आप से ही कवर करना पड़ेगा। तो ऐसे इश्यूज़ अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप प्रीलिम्स के बाद भी कवर कर सकते हैं, और अदरवाइज़ ज़्यादा आइडियल तो यही रहेगा कि आप प्रीलिम्स से पहले ही उसको कवर कर पाएँ। तो उसके बाद सीसो अगर आप जीएस का पेपर देखेंगे तो उसमें आपके 5 पेपर्स होते हैं, ऐसे 4 जीएस के पेपर जिसको मैं एक क्लब कर रही हूँ जीएस, और उसके
GS पेपर्स और उसके बाद आपका एक ऑप्शनल पेपर, ठीक है, सॉरी 6 पेपर हो गए आपके टोटल। तो उसमें आपके, क्योंकि ये इतने ज़्यादा वेरिड हैं और नंबर भी इनका काफ़ी हाई है, तो ऑब्वियसली ऐसा बहुत कम होता है कि आपके सारे के सारे एरियाज़ ही, सारे पेपर्स आपके स्ट्रॉन्ग हों, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपको सबके सब पेपर्स में बहुत ही अच्छे से आता है। आपके कुछ वीक एरियाज़ होंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज़ होंगे। तो जो मेरे अकॉर्डिंगली आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को स्ट्रॉन्गर कीजिए और जो आपके वीक एरियाज़ हैं उन पे इतनी मेहनत कीजिए कि वो आपके एवरेज आप उसमें कर पाएँ, आपके उसमें एवरेज मार्क्स आ जाएँ। और जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आपके स्ट्रॉन्ग पेपर्स हैं, उनमें आप थोड़ी सी और मेहनत कीजिए ताकि आप उधर अपनी एज ले सकें दूसरे कैंडिडेट से। अगर आप सब में एवरेज करेंगे तो मे बी आपका इतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो इवन दो आप वीक एरियाज़ में आप मे बी थोड़ा कम स्कोर कर रहे हैं, बट क्योंकि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ में आपने काम करा था तो उसमें जो आपको लीड मिलेगी तो उससे आप उन मार्क्स को कंपनसेट कर सकते हैं। यूजुअली जो मैं कहूँगी कि ऐसे और ऑप्शनल आई थिंक 2 एरियाज़ हैं जिसमें एक अच्छा लीड लिया जा सकता है और आप उसमें और मेहनत भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शनल आपको ऑब्वियसली 500 मार्क्स का पेपर होता है और आप 3-4 महीने सिर्फ ऑप्शनल पे ही लगाते हैं। तो आप ऑप्शनल की तैयारी अपनी अच्छे से कर सकते हैं कि आप ऑप्शनल में लीड ले सकें और एसेज में भी लीड ले सकें। तो अब मैं थोड़े से इन सभी पेपर्स का, 500 पेपर्स का थोड़ा डिस्कस करूँगी कि क्या इसका कैसे आंसर राइटिंग होनी चाहिए और मैंने क्या किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करी थी। तो सबसे पहले एसए के लिए इसमें आप क्या कीजिए कि एक बार यूपीएससी के पास्ट ईयर पेपर्स देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि कुछ तो स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, विमेन, जिस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन का कुछ जो रिलेटेड है, किस वे में, किस स्टेटमेंट में पूछ रहा है वो वेरी करता है, बट जो एक कोर एरिया है वो रहता है। और आप देखेंगे कि एक यूपीएससी का जो पैटर्न चेंज हो रहा है, थोड़ा सा डायनामिक भी आ रहा है, करंट अफेयर्स रिलेटेड भी इश्यूज आ रहे हैं एसेज में ही। तो वो भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि आपके करंट अफेयर्स से जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो भी आप ऐसे के लिए कवर कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 2018 में ऐसे का एक टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे आया था, जो कि उस वक्त काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स थी शबरीमाला और सेक्शन 377 पे, तो 2-3 जजमेंट्स यूपीएससी की ऐसी आई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का वर्ड यूज़ करा था और अपनी जजमेंट्स में एक प्रोग्रेसिव जजमेंट्स देते हुए एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी टर्म यूज़ करी थी। तो उस पर भी डायरेक्ट यूपीएससी ने ऐसे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस तरीके से आप कुछ स्टैंडर्ड टॉपिक्स और जो करंट अफेयर्स रिलेटेड इश्यूज़ न्यूज़ में चल रहे हैं वो आप इकट्ठा कीजिए ओवर द ईयर यूपीएससी की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उस पर आप अपने फैक्ट्स, कोट्स वगैरह इकट्ठे करते रहिए, रैदर दैन आप लास्ट में भी कर सकते हैं जब आप टोटली ऐसे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप धीरे धीरे प्रिपरेशन करते वक्त जब आप पूरी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तब भी आप एक ऐसे का अलग से डॉक्यूमेंट या अलग से नोटबुक बना सकते हैं, जिसमें आप जब भी आपको कोई रिलेटेड फैक्ट या कोट मिले तो उसको आप अपने उस डॉक्यूमेंट में या नोटबुक में लिख सकते हैं। उसके बाद मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कुछ प्रीवियस ईयर जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपीज़ देखिए, तो उससे आपको पता चलेगा कि ऐसे कैसे लिखना है। क्योंकि ऐसे में जो आप देखेंगे 250 मार्क्स का ऐसे है, जिसमें आपको 2 ऐसेस लिखने होते हैं, यूजुअली 1000 to आई थिंक 1100 वर्ड्स में। तो इसमें जब आप इस तरीके के वर्ड्स में आपको लिखना होते हैं किसी भी टॉपिक पे, तो ऑब्वियसली ये डिमांड बन जाती है कि आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से जानते हो, उसके बारे में अपना एक अच्छे से डीपर जो उसके इश्यूज़ हैं वो सब भी आप समझें। तो इसलिए मैं कहूँगी कि ये समझने के लिए कि इतना सब कुछ डाइवर्स पॉइंट्स आपको कैसे इतने सारे वर्ड्स में लिखना है, ये समझने के लिए आप एक बार प्रीवियस ईयर टॉपर्स की कॉपीज़ देख सकते हैं।
तो अगर आप उनको देखेंगे तो आप एक पैटर्न देखेंगे कि एसेस में क्या चाहिए होता है कि आप एक अच्छी सी इंट्रोडक्शन दीजिए जो आपके टॉपिक को मे बी एक्सप्लेन कर रहा है, या मतलब एक्सप्लेन कर रहा है। आप उसमें कोई एनोक्डोट भी दे सकते हो, कुछ फैक्ट्स भी दे सकते हैं। ऐसे अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स यूज़ कर रहा है तो उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। कुछ भी एक इंटरेस्टिंग सी इंट्रोडक्शन देते हुए आपको उसमें बेसिकली एग्ज़ामिनर को ये बताना है कि आप इस स्टेटमेंट से क्या समझ रहे हैं और इस ऐसे में आप क्या क्या अपने लिखने वाले हैं, ताकि एग्ज़ामिनर को पहले 1-2 पेज से पता चल जाए कि आपकी ऐसे में क्या क्या है। ठीक है, स्टेप वाइज आपको पता चल जाए कि आप इस तरीके से अपने ऐसे में अपनी बात को रखने वाले हैं। जब ये क्लैरिटी एग्ज़ामिनर को पहले ही मिल जाती है तो वो आपका एक अच्छा इम्प्रेशन डालेगी। उसके बाद आती है बॉडी, जिसमें आपका मेन जो व्यूज़ हैं वो आपको लिखने हैं ऐसे में। तो उसमें मैं कहूँगी क्योंकि जो टॉपिक होता है वो लिमिटेड नहीं होगा, वो सोसाइटी से इन जनरल रिलेट करता हुआ होगा। तो जितनी ज़्यादा डायमेंशंस आप कवर कर सकते हैं अपने ऐसे में तो उसको कवर कीजिए, बी इट पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, लीगल, ह्यूमैनिटेरियन, इंटरनेशनल रिलेशन। जो डायमेंशंस आप बना सकते हैं वो डायमेंशंस आप सोचिए और उन सबको अपने ऐसे में कवर करने की कोशिश कीजिए। और लास्ट में कंक्लूजन, जो कि थोड़ा सा अपने ऐसे को आपको समराइज़ करना है कि आपने क्या क्या ऐसे में बात करा है, और एक थोड़ा पॉजिटिव नोट पे अपने ऐसे को कंक्लूड करना है कि क्या बेटर हो सकता है या क्या बेटर हो रहा है सोसाइटी में। तो आपका कंक्लूजन जो है वो थोड़ा पॉजिटिव एंड पे ख़त्म होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए कंक्लूजन ऐसे का। और हाँ, तो इसमें आपका ऐसे में मोरलेस यही है। उसके बाद आते हैं जीएस के पेपर्स। तो जीएस में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 हैं। तो आप इसका ये कर सकते हैं कि जब आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं मेनली स्पेसिफिकली फॉर मेंस, तो आपको हर जो भी यूपीएससी के सिलेबस में हर टॉपिक मेंशन्ड है, आप कोशिश कीजिए कि आपके हर एक वो टॉपिक कवर हो। आपको इतना भी डिटेल में कोई भी टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं है कि एक कोई नोटबुक उस टॉपिक को ही डील कर रही है, बिकॉज जो यूपीएससी में आपको आंसर लिखना है वो बहुत एक लिमिटेड होगा, 200 to 250 वर्ड्स। तो आपको इस तरीके से ही प्रिपेयर करना चाहिए कि आपने जो इतना नॉलेज आप पढ़ रहे हैं वो आप 250 वर्ड्स में लिख सकें। तो जैसे कि मैंने बताया था, जैसे आप जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री है तो आप स्पेक्ट्रम से पढ़ सकते हैं, बिपिन चंद्र की बुक भी पढ़ सकते हैं फॉर मेंस। ज्योग्राफी एनसीईआरटी से हो जाएगा। जो बाकी के टॉपिक्स हैं सोसाइटी वगैरह, वो करंट अफेयर्स और नेट से उसके बारे में पढ़िए। जो भी विमेन रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको थोड़ा सा पढ़िए कि क्या क्या इश्यूज़ चल रहे हैं। विमेन मूवमेंट्स 1950s में कैसी थी, प्रेजेंट सेट में कैसी है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, नेशनल लेवल पे क्या चल रहा है। तो इस तरीके से आपको अपने टॉपिक्स कवर करने हैं। सिमिलरली पेपर 2 में पॉलिटी लक्ष्मीकांत से हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं तो वो पता होना चाहिए। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस, जो भी मेजर इश्यूज़ चल रहे हैं इंडिया के दूसरी कंट्रीज़ के साथ, कुछ पैक्ट्स करी हैं, कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, कुछ भी या कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, वो सब कुछ कवर होना चाहिए। गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अगेन आपको इंटरनेट के थ्रू और करंट अफेयर्स के थ्रू प्रिपेयर करना पड़ेगा। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी बेसिक आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं, प्लस इसमें सबसे ज़्यादा जो इश्यूज़ हैं करंट अफेयर्स के वो आएंगे। इसके साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए भी एज वेल एज मेंस के लिए। अगर इकोनॉमिक सर्वे कुछ नई टर्म्स यूज़ कर रहा है या कुछ नए इश्यूज़ को डिस्कस कर रहा है तो वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लास्ट ईयर जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें कुछ नई टर्म्स यूज़ करी गई थी कि नजिंग दी पीपल्स बिहेवियर। तो जो इकोनॉमिक सर्वे का पूरा चैप्टर था कि हाउ टू नज दी पीपल्स बिहेवियर, तो वो पता होना चाहिए कि नज टर्म क्या है, इसका मीनिंग क्या है, कहाँ से आई है, एंड
उसका कैसे हम अपनी इकॉनमी में यूज़ कर सकते हैं। या और एक चैप्टर था जिसमें इकोनॉमिक सर्वे ने डिस्कस करा था कि जो हमारा स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो बिगर स्केल लार्जर स्केल नहीं कर पा रहे हैं, जो इकॉनमी जो कहते हैं ना कि एक लार्ज स्केल नहीं बन पा रही हैं हमारे जो छोटे उद्योग हैं, तो क्या इश्यूज़ है कि वो नहीं ऐसा बन पा रहे हैं। तो उसका इश्यूज़ ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा था। तो ऐसे ये वाले इश्यूज़ भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं अपने मेंस पेपर्स के लिए खासकर। उसके बाद आते हैं GS4 जो कि एथिक्स का पेपर है। इसके लिए आप एक बार UPSC का सिलेबस देखिए, उसमें जो जो टर्म्स यूज़ करी हुई हैं उसका मतलब देखिए, और अगर आप उन टर्म से रिलेटेड कुछ करंट इश्यूज़ में कुछ केस स्टडीज़ हैं, कुछ एग्जांपल्स आपने न्यूज़ में कवर करे हैं, तो वो अगर आप अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज़ वैसे भी आप अपनी पर्सनल लाइफ से या मतलब जो एग्जांपल्स मतलब ओवर द टाइम ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, बी इट इंडियाज़ हिस्ट्री और इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ अगर एग्जांपल्स हैं आपके पास जो उस टर्म को डिफ़ाइन करता है या उस टर्म को अच्छे से एग्जाम्प्लीफाई करता है, तो उन एग्जांपल्स को भी आप इकट्ठा करते रहिए। और लास्ट में आता है केस स्टडीज़। तो केस स्टडीज़ के भी आपको प्रैक्टिस से आप उसको कैसे एड्रेस करना है, कैसे सॉल्व करना है, आप उसको प्रैक्टिस करके अच्छे से जान पाएंगे। अगेन इसमें फिर से हम अपने पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद इस इशू पे आते हैं कि अब फिर से आपने जब इतना सारा पढ़ा है तो उसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो फिर से इसमें मॉक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लेंगे। आप किसी भी इंस्टीट्यूट की कोचिंग, आप किसी भी इंस्टीट्यूट की सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। इससे जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि आपकी एक तो 3 घंटे में पेपर को अटेम्प्ट करने की जो स्पीड है वो आपकी डेवलप होगी। 3 घंटे लगातार बैठ के पेपर को सॉल्व करना, तो ये स्पीड आपकी डेवलप होगी। और क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, आपकी आंसर राइटिंग किस तरीके से होनी चाहिए, तो इससे भी जो आपको फीडबैक मिलेगा थ्रू मॉक्स वो इम्पॉर्टेंट रहता है, जो आप अपने फाइनल आंसर मेकिंग में, आंसर राइटिंग में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एक इशू जो मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि मॉक्स कब स्टार्ट करने चाहिए आंसर राइटिंग, तो आप ये प्रीलिम्स के बाद भी शुरू कर सकते हैं आंसर राइटिंग। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप आंसर राइटिंग पहले से शुरू करना चाहते हैं तो मैं कहूँगी कि जब मे बी नवंबर दिसंबर में जब आपका कुछ मतलब आप अपना 60 to 70% पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं, जब आपको समझ आने लग गया है कि डिफरेंट टॉपिक्स क्या हैं, इंटरलिंकेजेस कैसे हैं, तब आप धीरे धीरे 1-2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में आप आंसर राइटिंग करना शुरू करेंगे तो वो आपके लिए इतनी फ्रूटफुल नहीं होगी, क्योंकि अभी आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, आप इंटरलिंकेजेस नहीं बना पाएंगे। तो जब आप एक कंसिडरेबल पोर्शन कवर कर चुके हैं तब आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो एक फुल ऑन आंसर राइटिंग चाहिए वो प्रीलिम्स के बाद तो ज़रूर होनी ही चाहिए। तो कोई भी आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके उसके मैक्सिमम टेस्ट लिखिए, जितना लिख सकते हैं उतना लिखिए, और ताकि आपको फाइनल एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिले। प्रैक्टिस करते वक्त ये ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन के कीवर्ड्स हैं उसको आप सही से समझ रहे हैं, ताकि आप क्वेश्चन को सही से एड्रेस कर सकें। तो यूपीएससी अपने क्वेश्चंस में अलग अलग कीवर्ड्स यूज़ करता है, जैसे क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली डिस्कस, एवैल्यूएट, इलैबोरेट। तो इन सब कीवर्ड्स का जो मीनिंग है वो अलग है, और कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली ही आपके आंसर राइटिंग पैटर्न बदल जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कीवर्ड्स को ज़रूर समझिए और उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपने कंटेंट को प्रेजेंट करें। तो कीवर्ड्स को समझना, उसके साथ प्रैक्टिस करना, प्लस आप आंसर्स में कहीं जगह फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि थोड़ा ज़्यादा कुछ आंसर्स प्रेजेंटेबल लगें। आपका टाइम और स्पेस भी बचता है अगर आप फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स यूज़ कर रहे हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि हर आंसर में डायग्राम या फ्लो चार्ट डालने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो भी बहुत मोनोटोनस हो जाता है। मतलब फिर एग्जामिनर को लगेगा कि ये सिर्फ
फ़्लो चार्ट डालने के लिए ही फ़्लो चार्ट बना रहा है। अगर क्वेश्चन या आंसर डिमांड नहीं कर रहा फ़्लो चार्ट की या डायग्राम की, तो प्लीज़ मत बनाइए। जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि हाँ सूटेबल है, अच्छा लगेगा, उसमें ही बनाइए। तो उसके बाद अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगी कि मैंने अपने फ़र्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट में क्या चेंजेस करे, क्योंकि मेरे फ़र्स्ट अटैम्प्ट में मेरे इतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, डिसेंट मार्क्स थे, कट ऑफ से मेरे 2 मार्क्स कम थे। लेकिन सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने कुछ चेंजेस करे, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरे मार्क्स इस बार अच्छे हैं। ऑल्दो मार्क्स अब तक रिलीज़ नहीं हुए, बट जो रैंक आई है उसमें मुझे लगता है कुछ चेंजेस ने मेरी हेल्प करी है। तो जो मेरा एक सबसे बड़ा वैसे तो मैंने अपने जो स्ट्रैटेजी आपके साथ ऊपर डिस्कस करी है, वो ज़्यादातर वो सारे चेंजेस भी इंक्लूड करता है जो मैंने अपने सेकेंड अटैम्प्ट में भी करे थे। बट ओवरऑल जो 2 बड़े चेंज मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में करे थे, एक था कि जो आपका सिलेबस है उसको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप कम छोड़ के जा सकते हैं अपना सिलेबस, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में फिर आप कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक आप सबसे पहली बार नहीं देख रहे होंगे, कुछ ना कुछ आपने उसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। इवन दो एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन नहीं भी पता, तो भी उससे रिलेटेड आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा जिसकी मदद से आप उस आंसर में कुछ लिख सकते हैं। और सेकेंडली है कि मैंने इस बार आंसर राइटिंग पे थोड़ा और ध्यान दिया था। कुछ चेंजेस करे थे अपने आंसर राइटिंग में, स्पेशली एसेस में। तो मैंने देखा था कि मैंने ये रियलाइज़ करा कि मैं अपने दोनों एसेस बहुत ही सेम पैटर्न में लिख रही थी। जैसे मेरा फर्स्ट एसे था, उसी ही पैटर्न में मैं अपना सेकंड एसे लिख रही थी। इंट्रोडक्शन भी सेम पैटर्न्स में लिख रही थी। तो इस पे मैंने थोड़ा सा वर्क करा कि मैं दोनों की इंट्रोडक्शंस अलग अलग वे में करूं। अगर एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ऐसे में अपनी इंट्रोडक्शन एक्सप्लेनेशन वे में यूज़ कर रही हूं, तो सेकंड में कुछ एनेक्डोट वगैरह शेयर कर रही हूं। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा एक चेंज ला सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में। थोड़ा बॉडी में मैंने और पर्सपेक्टिव्स इंक्लूड करने की कोशिश करी, और आंसर इस तरीके उनके कंक्लूजन में भी मैंने थोड़ा नया क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करी, अपने कंक्लूजन्स को थोड़ा डिफरेंट रखने की कोशिश करी। तो इस तरीके से जो ब्रॉडली मैंने 2 चेंजेस करे थे वो यही था कि सिलेबस को जितना कंप्लीट करने की कोशिश करी थी, ऑल्दो कुछ पार्ट्स फिर से इस बार रह गए थे, बट फर्स्ट टाइम से काफ़ी ज़्यादा हद तक मैंने सिलेबस कंप्लीट करा था। और सेकेंडली मैंने आंसर राइटिंग पे थोड़ा और ज़्यादा ध्यान दिया था, थोड़े से पैटर्न में चेंजेस लाए थे अपने इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन में। तो आई थिंक वो मैं पहले से ही बताना चाहूँगी ताकि आप लोग ये मिस्टेक्स ना करें और आपको एक अटेम्प्ट और देने की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जनरल हैं कि स्टडी रूटीन क्या रहता है। तो मेरा कोई फ़िक्स टाइम टेबल नहीं रहता था, कि ऐसा नहीं था कि मैं 9 to जितना भी है मैं इतने तक मुझे पढ़ना है। मैं अपने एक ब्रॉड टारगेट सेट करके चलती थी कि लेट्स से मुझे हिस्ट्री इस मंथ में कवर करना है, या मतलब इतने डेज़ में कवर करना है, पॉलिटी इतने डेज़ में कवर करना है, और उसके साथ साथ मैं छोटे छोटे टारगेट्स लेके चलती थी कि ये चैप्टर विद इन इतने डेज़ मैं उसको कवर कर लूँगी। तो उसके अकॉर्डिंगली इससे मुझे हेल्प क्या मिलती थी कि मैं अपना अगर दिन में कुछ और काम आ रहा है, क्योंकि जब मैं अपना फर्स्ट अटैम्प्ट लिख रही थी तो मैं कॉलेज भी अटेंड करती थी, तो कॉलेज का पढ़ाई और उसके भी शेड्यूल वगैरह को साथ में मैच करना ज़रूरी हो जाता था। तो जब मैं अपना थोड़ा सा ये ब्रॉड टाइम टेबल इसलिए सेट करती थी ताकि मैं हर चेंजेस को अकोमोडेट कर सकूं। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप वो अपना टाइम टेबल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रिक्टली टाइम टेबल बना के पढ़ने वाले इंसान हैं तो आप वो फॉलो कीजिए, अदरवाइज़ ब्रॉड गोल्स भी आप सेट कर सकते हैं। फिर है कि आप सोशल मीडिया से यूज़ करते हैं नहीं करते। मैं वैसे ज़्यादा सोशल मीडिया तो यूज़ करती नहीं हूँ, लेकिन बिल्कुल कट ऑफ भी नहीं रह सकते, क्योंकि इंटरनेट और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप वगैरह, टेलीग्राम पे भी आपको काफ़ी मटेरियल और ग्रुप्स बने हुए होते हैं जिससे हेल्प मिलती है। तो ये आपको देखना है कि आप सोशल मीडिया पे आप इतना टाइम तो नहीं स्पेंड कर रहे कि आपकी पढ़ाई को इफ़ेक्ट हो रहा है। तो आप थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उससे आपकी पढ़ाई इफ़ेक्ट ना हो।
उसके बाद मैं बस हाँ यही है डूज़ एंड डोंट्स। डूज़ में मैं यही है जो सब कुछ मैंने बताया कि आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए, वो डूज़ हैं। डोंट्स ये हैं कि अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा डाइवर्सिफाई मत कीजिए, मल्टीपल रिविजन्स कीजिए इंस्टेड ऑफ मल्टीपल सोर्सेज। और वही कि टाइम को आपको अपना बैलेंस रखना पड़ेगा। आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या सोशल मीडिया पे बिल्कुल कट ऑफ होके नहीं रह सकते, लेकिन बैलेंस करना पड़ेगा कि कुछ टाइम आप उनको भी दे रहे हैं। अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए और साथ में आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि इज़ कोचिंग नेसेसरी। आई वुड से कि क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में ऑनलाइन, तो कोचिंग की ऐसा नहीं है कि दैट्स एसेंशियल, ऐसा नहीं है। लेकिन कोचिंग से जो हेल्प मिलती है वो ये होता है कि आपको एक बार पता चल जाता है कि एक ओरिएंटेशन सी हो जाती है कि क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो मेरा कहना ये है कि इवन दो आप कोचिंग ले रहे हैं, आप कोचिंग पे बिल्कुल सोली रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि कोचिंग आपको सिर्फ एक लिमिटेड पार्ट ही पढ़ा सकती है। क्योंकि यूपीएससी का जो नेचर है क्वेश्चंस का वो बहुत डायनामिक है, तो सेल्फ स्टडी और ख़ुद से जो आपको इंटरनेट के थ्रू या करंट अफेयर्स से जो पार्ट्स कवर करने हैं वो तो आपको करने ही होंगे, इवन आप कोचिंग ले रहे हैं या नहीं ले रहे। तो ये सोली आपका डिसीजन है कि आप कोचिंग लेना पसंद करते हैं या नहीं। अगर आपको लगता है सिलेबस को देख के कि आप खुद भी ये सब कुछ कवर कर सकते हैं, तो आप बिना कोचिंग के भी पढ़ सकते हैं। अगर आप कोचिंग लेना भी चाहते हैं तो भी सेल्फ स्टडी को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। सो ये मेरी प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रेटजी थी। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इन सब के साथ जो एक कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हार्ड वर्क तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़रूरी है कि ये नहीं कि आपने 10 या 20 दिन तो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी और फिर आपने बहुत लंबा गैप दे दिया, तो ये नहीं चलेगा। अगर आप गैप दे रहे हैं साथ में छोटे छोटे गैप्स दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन एक कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। बीच में इतना गैप मत दीजिए कि आप पहले वाला पढ़ा हुआ भूल जाएं। तो कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क और मोटिवेटेड रहिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ टच में रहिए। तो इन सब के साथ अगर मेरी स्ट्रेटजी से आपको कुछ हेल्प मिलती है तो बहुत अच्छे। तो इन सब के साथ आई थिंक अगर आप अपनी स्ट्रेटजीज़ अपने खुद के ट्रायल्स एंड एरर्स के थ्रू जो आपको लगता है आप खुद जो अपनी अप्रोच बनाना चाहते हैं एंड हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप इसकी तैयारी करेंगे तो आई एम श्योर आपको ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद।